हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडसेट। बहुत ही जल्दी आप लोगों के क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। आज के वीडियो में हम कुछ प्रेजेंटेशन टिप्स की बात करेंगे जो आपको साइंस के बोर्ड एग्जाम को लिखते टाइम ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को साइंस एग्जाम लिखते टाइम ध्यान देना है वो है कि जब भी आपको आंसर शीट मिलेगी तो जो भी डिटेल्स आप उसमें फिल कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से फिल करें। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स को फिल करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो आप बहुत अच्छे से सोच समझ के कि कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ रोल नंबर आपके नंबर्स में लिखने हैं, कहाँ वर्ड्स में लिखने हैं, कहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिखना है, यू हैव टू सी इट वेरी केयरफुली। और उसके बाद में आप लोग आंसर शीट को अच्छे से देख के फिल करेंगे। दूसरा काम आप क्या करेंगे, पेपर मिलने से पहले आपके पास में काफी सारा टाइम होता है, जिस टाइम में आप आंसर शीट जो आपको मिली है उसमें कुछ मार्जिन्स बना सकते हैं। आपको यहाँ पे पेपर मिला हुआ है, ये पेपर की शीट है, यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ की हुई होती है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन और ड्रॉ कर देंगे जो बहुत ज्यादा स्पेस ना ऑक्यूपाई करे। ये लाइंस हम पेपर मिलने से पहले वाला जो टाइम है उसी में बना लेंगे। इस लाइन को बनाने का कारण ये है, कोई दूसरा क्वेश्चन जिसमें कोई भी रफ वर्क अगर आपको करना होता है तो हम इस वाले मार्जिन का यूज कर सकते हैं वो रफ वर्क करने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो एक प्रॉपर इंडेंटेशन वहां पे फॉलो होगा और हमारी जो राइटिंग है वो काफी अच्छी दिखाई देगी। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, डिटेल्स को बहुत अच्छे से फिल करना है। दूसरा, हमें हमारी आंसर शीट जो है उसमें यहाँ पे मार्जिन्स बना लेने हैं, यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक, ये दो ही पेन होते हैं जिनका बोर्ड एग्जाम्स में यूज लिया जाता है। मैक्सिमम जो यूज है वो आपको ब्लू कलर के पेन का लेना है। तो आप ब्लू कलर का पेन अच्छे से घर पे एक बार लिख के देख लेंगे कि हाँ अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरा रिफिल भरा हुआ है। आप सेम टू सेम इंक का एक और पेन वहां पे लेके रखेंगे। तो दो पेन हमेशा लेंगे और सेम इंक के लेंगे और कंप्लीट रिफिल भरी हुई आप पेन की लेकर चलेंगे। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। इनके अलावा आप किसी और कलर को यूज ना करें, मतलब अलाउड ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ कौन सा कलर यूज करेंगे, ब्लू एंड ब्लैक, जिसमें भी ब्लैक कहाँ काम आएगा, सिर्फ अंडरलाइन करने के या फिर कोई हेडिंग लिखने के लिए हम ब्लैक का यूज कर लेते हैं। बाकी आप हमेशा ब्लू कलर का यूज करेंगे। और ब्लू में भी यू हैव टू सी दैट यू डू नॉट चेंज द इंक। आपको ब्लू कलर की इंक को कभी चेंज नहीं करना है। जैसी इंक आपने पहले के स्टार्टिंग के 4 पन्नों में लिखी है, सेम टू सेम इंक आगे के पन्नों में भी लिखोगे। तो जब घर से अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेके जा रहे हो तो मेक श्योर कि आप सेम इंक के बिल्कुल सेम पेन जो होते हैं, जो अच्छे से चल रहे हैं, जिनकी रिफिल्स अच्छे से भरी हुई है, वो आप लेकर जाएं ताकि वहां पे इंक चेंज होने का कोई भी दिक्कत ना आए। मेरी आप लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि आप जेल पेन का यूज ना करके बॉल पॉइंट पेन का यूज करें, दैट विल बी बेटर देन द जेल पेन। जब भी आप आंसर लिखने जा रहे हैं तो उस आंसर का क्वेश्चन नंबर बिल्कुल अच्छे से लिखिए। कई बार क्या होता है, बच्चा क्वेश्चन नंबर तो लिख देता है 22 और जो उसका आंसर है वहां पे वो लिख रहा है वो 21 वाले क्वेश्चन का। तो ऐसा आप लोगों को कभी भी इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी है। आप आराम से क्वेश्चन को देखें, आप आराम से क्वेश्चन को रीड करें, क्वेश्चन नंबर देखें, नंबर देख के अच्छे से अपनी आंसर शीट में उस नंबर को लिखें। बहुत टाइम होता है सीबीएसई के एग्जाम्स में, आपको जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो इतना सफिशिएंट टाइम आपको मिलेगा कि आप आराम से पेपर को रीड करें, आप आराम से पेपर के क्वेश्चंस को देखें और उन क्वेश्चंस का नंबर आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। जब आपका आंसर लिखना खत्म हो जाए, जब पूरा टाइम हो जाए, आपने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है, उसके बाद में कम से कम 2 बार क्रॉस चेक जरूर करना कि हाँ मैंने ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये लिखा है, इस क्वेश्चन का ये आंसर कहीं पे भी ऊपर नीचे ना हो। एक जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ये जो क्वेश्चंस की सीक्वेंस है,
ट्राई कीजिएगा कि उसको चेंज ना करो। ऐसा नहीं कि आपने 36 पहले कर रहे हो, फिर 32, फिर बीच में 20 घुसा दिया, फिर आपने कुछ और, मतलब इस तरह से नहीं। सेक्शन ए है उसके सारे क्वेश्चंस एक साथ कर लो, सेक्शन 2 है उसके सारे क्वेश्चंस एक साथ कर लो, बट आप सीक्वेंस बना के रखना, सीक्वेंस को ब्रेक मत करना। तो दैट इज अनदर थिंग। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास में एमसीक्यूज आते हैं, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो जो एमसीक्यूज हैं या असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, उनमें हमें क्या करना है, जब भी हम आंसर लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख रहे हैं और इसका आंसर जो है वो ए है, तो आपने यहाँ पे ए आंसर लिख दिया। अब ए आंसर लिखने के बाद इसका जो वर्ड्स में वहां पे आंसर दिया हुआ है, वर्ड्स में क्या दिया हुआ है, वर्ड्स में फॉर एग्जाम्पल उसका आंसर है स्टोमेटा, तो आप क्या करोगे, उसके आगे ये लिखोगे। मतलब सिर्फ ए बी सी छोड़ के मत आना, ये मेरी तरफ से एक सजेशन है आप लोगों को कि आप अगर यहाँ पे ए लिख रहे हो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है उसके अंदर आपका अगर आंसर सी है और इसका जो वर्ड्स में आंसर हम बोलते हैं, अगर वर्ड्स में आंसर है इसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप अच्छे से ऑप्शन भी लिखेंगे प्लस जो उसका आंसर है उसको भी लिखेंगे। तो मेरी तरफ से ये सजेशन रहेगा आपको कि यू ऑलवेज राइट लाइक दिस, ए बी सी जो भी है उसके साथ में उसका जो आंसर है उसे भी आप यहाँ पे मेंशन करें। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है दैट इज अबाउट द न्यूमेरिकल्स। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो ऐसा यूनिट भूल जाते हैं, वो आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे आंसर लिखा और वो आंसर है 26, अब वो 26 लिख के छोड़ दे रहे हैं। आपको आगे यहाँ पे बताना होगा कि 26 जूल की बात कर रहे हो, आप 26 यहाँ पे वाट की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे 26 ओम्स की बात कर रहे हो, मतलब आप किसकी बात कर रहे हो 26, यू हैव टू पुट द एसआई यूनिट ऑल्सो, तो आप यहाँ पे एसआई यूनिट भी लिखेंगे। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप स्टेप्स को बीच में स्किप नहीं करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, चाहे बीच में छोटे छोटे 4 स्टेप भी आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सारे के सारे स्टेप्स वहां पे लिखते हुए चलो, आपको कोई भी स्टेप को वहां से जंप करते हुए आगे नहीं चलना है, तो हमेशा हमें स्टेप्स को यहाँ फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है दैट इज राइट आंसर्स इन पॉइंटर फॉर्म, अंडरलाइन द हेडलाइंस। बहुत सारे बच्चों की कॉपीज मैं देखती हूँ और वो क्या करते हैं, वो जितने भी आंसर्स है वो पैराग्राफ फॉर्म में देते हैं। बेटा जो पैराग्राफ फॉर्म में आंसर का तरीका है दैट इज नॉट गुड। आप लोगों को आंसर जब भी देना है यू शुड गिव इट इन अ पॉइंटर फॉर्म, मतलब जो चीज आप पैराग्राफ में लिख रहे हो उसी को आप ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, इस तरह से पॉइंट्स बना के लिख दीजिए। और पॉइंट्स में भी आप क्या ट्राई करोगे, अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत बच्चे 2 पॉइंट लिखते हैं छोड़ देते हैं, मतलब मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 2 पॉइंट की जगह 3 पॉइंट लिखिए। अगर 2 नंबर का सवाल है तो 2 की जगह 3 लिख दीजिए। देयर इज नो हार्म इन राइटिंग 1 एक्स्ट्रा लाइन, एक एक्स्ट्रा लाइन आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 नंबर का सवाल है तो आप 4 पॉइंटर लिख दीजिए, मतलब जरूरी नहीं है ना कि 3 नंबर का है मैं तो 3 पॉइंट लिख दिए अब मुझे पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आप एक हमेशा एक्स्ट्रा लिख के आइए। अब जब आप पॉइंटर फॉर्म्स में लिख रहे हैं तो पॉइंटर फॉर्म्स में भी जहां पे आपको लगता है कि हाँ ये स्पेसिफिक टर्म है जो इम्पॉर्टेंट है तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। आप कोई हेडिंग लिख रहे हैं तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। तो इस तरह से आपको आंसर्स लिखने रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे आपको बोला है कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, ये आपका क्वेश्चन है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। अब ये हेडिंग लिख के हमें क्या करना है, हमें इसके नीचे यहाँ पे अंडरलाइन कर देनी है। अब फर्स्ट पॉइंट मतलब फंक्शन ऑफ स्टोमेटा को आप ऐसे पैराग्राफ्स में ना लिख के आपको इसे पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखना है। तो जब आप इसे पॉइंटर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि इट हेल्प्स इन दी ट्रांसपिरेशन, तो अब इसने
ट्रांसपिरेशन में हेल्प किया। तो ट्रांसपिरेशन जो है, ये वर्ड कैसा हो गया हमारा, ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हम इस ट्रांसपिरेशन वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद में आप इसका दूसरा फंक्शन लिख दो, आप इसका तीसरा फंक्शन लिख दो, और इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। नेक्स्ट हम कहते हैं जो भी मेन पॉइंट्स है उनको आपको क्या करना है, यू हैव टू अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट, अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ फॉर्म। जितना हो सके यू अवॉइड राइटिंग इन द पैराग्राफ। आप डायग्राम्स की हेल्प ले लो, आप ट्री डायग्राम्स की हेल्प ले लो, आप फ्लो चार्ट की हेल्प ले लो, आप पॉइंटर्स में लिख दो, बट आप पैराग्राफ्स को जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड आपको करना है। नेक्स्ट हमारे पास अगर कभी कोई डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन आ जाए, आपसे बोला जाए कि यू हैव टू गिव द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो अब इस डिफरेंस को आप किस तरह से लिखेंगे। तो डिफरेंस में आपको क्या करना है, हमेशा टेबल फॉर्मेट का यूज लेना है। हर बार आप टेबल फॉर्मेट का यूज लेंगे, आप हमेशा एक टेबल बनाएंगे अच्छे से। इस टेबल में एक साइड में आपने ऑटोट्रॉपिक लिखा, एक साइड में आपने हेट्रोट्रॉपिक लिखा, मतलब जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन ले लिया, हमने रिफ्रैक्शन ले लिया, वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल, लेकिन उसको आपको लिखना कैसे है, क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस पूछ रहा है, आपको ऑटोड्रॉप्स और हेट्रोड्रॉप्स में डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप इस तरह से टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे इधर आप 1 और इसका एक पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, इसका जो भी पॉइंट है वो लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, इसका जो पॉइंट है उसे लिखेंगे, यहाँ 2 लिखा, इसका जो पॉइंट है वो लिखेंगे, यहाँ 3 लिखा, इसका पॉइंट, यहाँ 3 लिखा, इसका पॉइंट। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द डिस्टिंग्विश क्वेश्चंस, जिसमें भी आपको डिफरेंस पूछा है, आपको किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंस बताना है, तो आपको प्रॉपर एक टेबल बनानी है और इस टेबल में आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट, अगर कोई भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डायग्राम हमेशा जो डार्क पेंसिल्स आती हैं उनसे बनाइएगा। डार्क पेंसिल्स बनाने के बाद में उस डायग्राम में, फॉर एग्जांपल हमने कहा कोई भी आपके पास में यहाँ पे इस तरह से एक डायग्राम बनाने को आ गया और आपने उस डायग्राम को बना भी लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बना लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम लेबलिंग। अगर आपने डायग्राम को लेबलिंग नहीं किया तो इसका मतलब वो डायग्राम इज ऑफ नो यूज, उसका कोई भी यूज नहीं है, वो मतलब बेकार हो जाएगा। तो आपको हमेशा लेबलिंग करनी है। आप यहाँ पे लेबलिंग करोगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज एमर्जेंट रे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव दिस इंसिडेंट रे, हमारे पास में ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, लास्ट में हमारे पास में ये एमर्जेंट रे है, तो हम इसको भी लिखेंगे। देन वी हैव दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप इसको यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखिए। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वी हैव द एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो आप इन सबको लेबल करेंगे, आप बताएंगे कि ये चीज क्या है। ये आपकी ग्लास स्लैब है तो यू हैव टू राइट दिस इज ग्लास स्लैब। यहाँ पे ये मीडियम 1 है, दिस इज मीडियम 2, अगेन दिस इज मीडियम 1। तो इस तरह से इसकी लेबलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब जब हमने इस डायग्राम को अच्छे से लेबल कर दिया, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, हम इसका टाइटल लिखेंगे कि ये जो फिगर है वो हमने एक्चुअली बनाया किस चीज का है। तो हमने ये जो फिगर है ये क्या बनाया है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो हमने ग्लास स्लैब के थ्रू एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे दिखाया है। तो डायग्राम अच्छे से पेंसिल और स्केल का यूज करके आप डायग्राम बनाओगे, बहुत अच्छे से आप उसको लेबल करोगे। लेबलिंग करने के बाद आप उसका टाइटल लिखोगे कि आखिर ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और एट द एंड क्या करना, इस ये जो भी आपका यहाँ पे
डायग्राम है, इस डायग्राम को कुछ इस तरह से बॉक्स के अंदर बंद कर देना। तो इसका मतलब अब इस बॉक्स से बाहर डायग्राम कहीं कुछ नहीं है, बस इतना जो लिखा हुआ है इस डायग्राम से रिलेटेड दैट इज इनसाइड दिस बॉक्स। इसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 किया और क्वेश्चन नंबर 11 किया और आपके पास में ये यहाँ पे ये डायग्राम बन गया। अब ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर है, ये आंसर आपने कर दिया, आंसर 21 कर देते हैं हम इसे, आंसर 21 हमने कर दिया। अब हमें क्या लिखना है, नाउ वी हैव टू राइट द आंसर 22। जब हमें आंसर 22 लिखना है तो हम उससे पहले क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ दी लाइन्स। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, लाइन ड्रॉ हो गई तो अब मतलब क्वेश्चन 21 ओवर है, अब इससे आगे नहीं है। अब आप इस लाइन के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 और अब इसका आंसर 22। अब आप आंसर 22 को लिखना स्टार्ट करोगे। एक लाइन आपने लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब क्वेश्चन 21 खत्म हो गया। अब आप एक लाइन छोड़ देंगे क्वेश्चन 22 लिख के, और फिर आंसर 22 लिखने के साथ ही आप अपना आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या चीजें बताई है। सबसे पहले जो भी आंसर शीट है उसमें डिटेल्स बहुत अच्छे से भरोगे। दूसरा, मार्जिन्स आप बना लीजिएगा ताकि आपको रफ वर्क के भी काम आ जाए और इंडेंटेशन भी प्रॉपर तरीके से फॉलो हो जाए। तीसरी बात हम क्या ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन का यूज करना है। अगर आप ब्लैक पेन का यूज करना चाहते हैं तो वो अंडरलाइन करने के लिए कर सकते हैं, तो अंडरलाइन के लिए हम ब्लैक पेन का यूज कर लेंगे, बाकी वी विल बी यूजिंग द ब्लू पेन। अब ब्लू पेन में भी मेरी सजेशन है कि जेल पेन को अवॉइड करना, बॉल पॉइंट पेन जो होता है उसका आप यूज करना। नेक्स्ट, आपको इंक नहीं चेंज करनी है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आप सेम इंक के 2 पेन ले जाओ, 3 ले जाओ, 4 ले जाओ, लेकिन आप अलग अलग इंक वहां पे नहीं शो करेंगे, सेम इंक से आप पूरा का पूरा आंसर्स लिखेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर्स बहुत प्रॉपरली लिखने। अगर आंसर 23 का लिख रहे हो तो क्वेश्चन वहां 23 फिर आंसर 23। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन 23 आंसर 23 लिख रखा है और उसमें आप 18 क्वेश्चन जो है उसका आंसर लिख रहे हो। तो ये वाली गलती मत करना, क्रॉस चेक कर लेना, एक बार नहीं 2 बार कर लेना, बट हमेशा क्वेश्चन नंबर हम सही से लिखना। फिर आपका एक क्वेश्चन आपने यहाँ किया क्वेश्चन 21, ये इसका आंसर लिखा, ये 0.34 ये 4 पॉइंट लिख दिए। अब आप यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन ड्रॉ हो गई आपकी, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 खत्म हो गया। अब आप यहाँ पे लिखो क्वेश्चन 22, आप लिखो आंसर 22, और फिर यहाँ से आप फिर से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट कुछ इस तरह से लिखना स्टार्ट कर दो। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, तो आप हमेशा अपना आंसर कैसे स्टार्ट करोगे, द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा आर। ठीक है, पहली लाइन क्या लिखोगे यहाँ पे, पहली लाइन द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा आर, उसके बाद में 1 2 3 4 ऐसे पॉइंटर्स लिखेंगे। आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो आप पहली लाइन क्या लिखोगे, आप पहली लाइन यहाँ पे लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्वेश्चन 23, यू आर राइटिंग आंसर 23, यू विल राइट द मेन डिफरेंसेस, द मेन डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर, और उसके बाद में आप टेबल बनाओगे, टेबल में इधर रिफ्लेक्शन लिखोगे, यहाँ रिफ्रैक्शन लिखोगे, यहाँ 1 पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट। दिस इज हाउ यू विल राइट दी आंसर्स। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो आपको फॉलो करना है वाइल राइटिंग दी एग्जामिनेशन। जो भी आप एग्जाम में आंसर्स लिख रहे हैं उस टाइम ये प्रॉपर फॉर्मेट ध्यान रखोगे। ट्राई करना कि आप पॉइंटर फॉर्मेट में लिखें, पॉइंट पैराग्राफ को अवॉइड करना। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को। डायग्राम बना सकते हो अगर आंसर में, तो आप डायग्राम्स को प्रेफरेंस देना। जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में डायग्राम बना के बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया जा सकता है, तो आप डायग्राम बनाना। और डायग्राम बनाने का तरीका क्या है हमारा, डायग्राम को आप एक बॉक्स में बंद करोगे, आप जो भी डायग्राम है उसका यहाँ पे टाइटल लिखोगे, आप जो भी डायग्राम है उसकी लेबलिंग करोगे।
तो इस तरह से ये प्रॉपर फॉर्मेट होगा डायग्राम बनाने का। डायग्राम पेंसिल से बनाना, बट पेंसिल्स डार्क वाली यूज करना ताकि अच्छे से विजिबली आपको वो दिखाई दे। जहां पे भी डायग्राम्स में स्केल का यूज होता है, ट्राई यूजिंग द स्केल। ऐसे आड़ी टेढ़ी लाइनें मत बनाना, स्केल का यूज करके आपको डायग्राम्स बनाने हैं। जो भी मेन पॉइंट्स है आपके आंसर के, उन सारे मेन पॉइंट्स पे आप अंडरलाइन कर देंगे और फिर आप आंसर्स लिखेंगे। डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चंस कुछ इस तरह से रहेंगे, डायग्राम्स हमको इस तरह से बनाने हैं। उसके बाद इनकेस अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं और वहां पे कोई वर्ड गलत हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखना चाह रहे थे ट्रांसपिरेशन और आपने क्या किया, ट्रांसपिरेशन की जगह यहाँ पे लिख दिया ट्रांसपोर्टेशन। अब आपको पता चला कि यार मैंने तो ये गलत लिख दिया। अब गलत लिख दिया तो आप क्या करोगे, आपको कुछ इसको इस तरह से काट दोगे या फिर आप ऐसे ऐसे करके काटोगे। आपको इसको ऐसे कट नहीं करना, मतलब ये जो एक गंदा सा तरीका है ना, ऐसे 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 स्क्रैम्बल कर देना, इस तरह से आपको इसे कट नहीं करना है। आपने अगर गलती से यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन लिख दिया है, अगर गलती से लिख दिया है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसके बीच में यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे। जैसे ही लाइन ड्रॉ करोगे इसका मतलब ये वर्ड आपने कट कर दिया। अब क्योंकि आप ट्रांसपोर्टेशन की जगह ट्रांसपिरेशन लिखना चाहते थे, तो आप इसके आगे यहाँ पे ट्रांसपिरेशन लिख दीजिए। दिस इज हाउ यू विल करेक्ट योर मिस्टेक। जो भी आपने गलत वर्ड लिखा उसको सिंपली एक लाइन से कट करना है और उसके बाद में जो भी सही वर्ड है उसको उसके सामने लिख देना है। इनकेस ऐसा होता है कि आपने मतलब पूरा का पूरा जो भी लिखा है वो पूरा पैरा ही गलत लिख दिया है। एक कोई आपका आंसर है जो यहाँ पे आपने, यहाँ पे कोई क्वेश्चन था उसका आंसर आपने लिखा और ये आंसर आपने यहाँ पे 1 2 3 4 पूरा ही गलत लिख दिया। तो अब आपको इसको ऐसे कट नहीं करना, आप सिंपली एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना। एक सिंपल लाइन ड्रॉ हो गई, इसका मतलब आपने उस पूरे को कट कर दिया। ऐसे आड़ी लाइन, ऐसे टेढ़ी लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर देना। अगर कोई वर्ड की गलती हुई है तो सिंगल लाइन इस पे ड्रॉ करके और इसको सही कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास में कि जो भी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको ज्यादा लिखना होता है, वहां पे बेटा ऐसे मतलब बिल्कुल घास मत काटना। बच्चे 4 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का सवाल है, 4-5 लाइन लिख के दे एक्सपेक्ट कि हम लोगों को टीचर बहुत अच्छे मार्क्स दे देंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपके पास में लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस आए जिनका मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, तो सबसे पहले तो ये ट्राई करना कि पैराग्राफ मत भरना। पूरा ऐसे पेज भर दिया एक पैराग्राफ का, डोंट डू दैट। सबसे पहले जो हेडिंग है उसको प्रॉपर लिखो, अंडरलाइन करो, उसके बाद पॉइंट्स लिखो, कोई सब पॉइंट्स है तो उन सब पॉइंट्स को लिखो, फिर उसके नीचे आप अच्छे से पॉइंटर्स लिखो। तो ये चीजें आपको करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास में टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हमने कहा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम ऐसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इनके नीचे अंडरलाइन करेंगे, फिर इनके बारे में बताएंगे, फिर हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इनके बारे में यहाँ पे कुछ बताएंगे, फिर नॉन ल्यूमिनस का भी सब टॉपिक आ गया आपके पास में, ट्रांसपेरेंट हो गए, ट्रांसल्यूसेंट्स हो गए, ओपेक हो गए। तो आप क्या करोगे, इन्हें प्रॉपर तरीके से, आपका हेडिंग है, सब हेडिंग है, सबको पॉइंटर्स में लिखो। इनकेस आपको लगता है कि मैं डायग्राम बना ही नहीं पा रही हूँ, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें डायग्राम नहीं आ सकता, तो यू ट्राई मेकिंग द फ्लो चार्ट। आप यहाँ पे फ्लो चार्ट बना दो, आप ट्री डायग्राम बना दो। इसमें आप क्या कर सकते हो, आपने इसको पूरे को बहुत अच्छे से लिखा, आपने लिख के यहाँ ऑब्जेक्ट्स लिखे, ऑब्जेक्ट्स लिख के यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस लिखा, फिर नॉन ल्यूमिनस में आपने ट्रांसपेरेंट लिखा, आपने ट्रांसल्यूसेंट लिखा, ओपेक लिखा। तो यू कैन मेक द फ्लो डायग्राम ऑल्सो। और जहां पे डायग्राम बन सकता है वहां पे पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप डायग्राम ही बनाओगे। तो जैसे ही आपने कोई फ्लो चार्ट आना है तो फ्लो चार्ट बन, तो जब भी आप लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहली बात हेडिंग्स लिखो, प्रॉपर पॉइंटर्स फॉर्म में लिखो, सब हेडिंग्स लिखो, प्रॉपर पॉइंटर्स लिखो, उसके बाद में डायग्राम बनाओ। इन केस आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बन सकता, आप फ्लो चार्ट बना दो, आप ट्री डायग्राम बना दो, लेकिन आप उसको पैराग्राफ में मत लिखना और प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करना।
ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। फिर कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनको लगता है कि टाइम कम पड़ रहा है, हम क्या करते हैं, एसएमएस लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं। एसएमएस लैंग्वेज कैसे, जैसे अगर आपको कहीं पे बिटवीन लिखना है तो आप क्या कर दोगे, आप यहाँ पे बिटवीन लिख दोगे। आपको कहीं पे रिफ्लेक्शन लिखना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से लिख दोगे। तो बेटा आपको एसएमएस लैंग्वेज या फिर जो भी हमारी इंटरनेट पे यूज होने वाली लैंग्वेज है उसका यूज नहीं करना। हर वर्ड को पूरा का पूरा सही स्पेलिंग के साथ लिखना है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स भी अवॉइड करना। जानबूझ के तो कोई करता नहीं है स्पेलिंग मिस्टेक्स, बट फिर भी मतलब इस तरह की स्लैंग लैंग्वेज नहीं लिखनी है। यू डू नॉट हैव टू यूज द एसएमएस लैंग्वेज। जब आपने सारे क्वेश्चंस लिख लिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, अब आप एक बार पेपर को पूरे को देखो कि हाँ आपने जितने क्वेश्चन पेपर में दिए हैं सबके आंसर लिख लिए। एक बार पेपर पूरा चेक कर लो, फिर उस पेपर को अपनी आंसर शीट के साथ में क्रॉस चेक करो कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ऐसे करके आपको ट्राई करना है कि जितने क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में दिए हैं वो आप एटलीस्ट एक बार क्रॉस चेक करना ही करना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, पेपर के बाद में बाहर आते हैं, फिर कहते हैं अच्छा ये सवाल भी था, ये तो मैंने किया ही नहीं, अच्छा ये कहाँ था, ये पेपर के पीछे था, और यार ये तो मैंने करा ही नहीं है। तो ऐसी वाली सीन नहीं रखना है। आपके पास में एम्पल ऑफ टाइम होता है, आप आराम से क्वेश्चंस को क्रॉस चेक कर सकते हो। अच्छे से क्रॉस चेक करना और उसके बाद में अपना पेपर सबमिट करना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।